जिस समाज के अंदर पति के मर जाने के बाद पत्नी को ये कहकर उसका साथ जला दिया जाए कि ऐसा करने से तुझको स्वर्ग मिलेगा, उस समाज के अंदर इससे बड़ी अमानवीय घटना और क्या हो सकती है। दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, जिन्होंने सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड बेंटिक के साथ मिलकर खत्म करवा दिया। समाज की ऐसी और कुरीतियां हैं जिनको खत्म करवाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। भारत के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इनको फादर कहा जाता है, फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है, जो महिलाओं के और पुरुषों के समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, मेल और फीमेल में दोस्तों फेमिनिस्ट कहलाता है। और इंडिया के अंदर सबसे पहले ये हुए जिन्होंने महिलाओं और पुरुषों में समानता की बात करी, एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज के खात्मे की बात करी। चलिए दोस्त, हम पहले जानते हैं कि राजा राम मोहन राय पहले कौन थे। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब एग्जाम्स के अंदर राजा राम मोहन राय जी पे क्वेश्चन उठकर आता है तो वे कुछ इस टाइप में आएंगे। दोस्त, आप इसका एसएस ले लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो के बाद मैं आपको स्लाइड्स दूंगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा हिंदी मीडियम, ये दोस्तों हमारा इंग्लिश मीडियम में। बेसिकली दोस्त, जब क्वेश्चन आता है राजा राम मोहन राय के ऊपर तो वो अधिकार पे यानी कि राइट्स पे पूछा जाता है। अधिकार में कौन कौन से? राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार एंड दोस्त शिक्षा अधिकार। और मेनली अगर देखा जाए तो इनको भारत का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का। तो इसमें सेम वही क्वेश्चन होगा। तो ये सारे हमारे एज इट इज सेम क्वेश्चन होने वाले, इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही होने वाला है, जो कि आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मॉडर्न पॉलिटिकल जो थॉट है हमारा, इसका पूरा पार्ट्स इसमें खत्म होने वाला है। तो आज के दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हम राजा राम मोहन राय के बारे में। ये उस टाइम पे जन्म लेते हैं जिस टाइम पे दोस्त, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करें तो याद करो, जब 1757 था, भारत के अंदर ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। ये वो टाइम था जब बंगाल के राजा हैं सिराजुद्दौला को दोस्तों हरा के अंग्रेजों ने इस जंग को जीत लिया और उसके बाद भारत के भाग्य विधाता बन बैठे। भारत में दोस्त उस टाइम रूढ़िवादी बस प्रथा चल रही थी, कंजर्वेटिज्म चल रहा था भारत के अंदर। कंजर्वेटिव इसको कहा जाता है, ऐसी सोसाइटी को कहा जाता है जहाँ पे अभी भी उन पुरानी 1000 साल 2000 साल पहली प्रथाओं को माना जाता है, जो आज के इस सोसाइटी के लिए सही नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्त, हमारा समाज कंजर्वेटिव था उस टाइम। क्यों? क्योंकि कास्टिज्म था, जातिवादी बहुत ज़्यादा क्रूर प्रथा में घुस चुकी थी। ऊंची जाति नीची जाति है दोस्त, इसमें हम टच हो जाएंगे तो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा था। समाज के अंदर चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, डाउरी सिस्टम था, दहेज प्रथा जो कि आज भी है दोस्त। पोलीगामी था। पोलीगामी मतलब क्या होता है? बहुविवाह, एक पति के मल्टीपल बीवियाँ होनी थी। और ये सारी प्रथाएं उस टाइम चल रहे थे। एंड दोस्त, मेन अगर देखा जाए प्रैक्टिस ऑफ सती यानी कि सती प्रथा थी, जो मानव के लिए मानवीय घटना से कम नहीं है। ऐसी प्रथाएं जब भारत के अंदर रहेगी, सोचो हमारा संस्कृति तो दुनिया के अंदर एक हम एग्जाम्पल देते हैं अपने कल्चर्स की। बट इन सब की वजह से जब ब्रिटिश भारत के अंदर आए तो उनको ये लगा कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर चल रहा है, ये जो कल्चर्स इनकी है इंडियंस की, हम इनमें इंटरफेयर नहीं करते। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 1705 का दोस्त समय चल रहा था हमारा, आप समझ सकते हो कि 1757 का टाइम, अगर ये कुछ ऐसा करते हैं इंडियन अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे ब्रिटिश के। इन्होंने दोस्त स्टार्टिंग में कुछ नहीं छेड़ा, ये तो बाद में जाके इंटरफेयर करने लग गए। लेकिन हमारे टाइम एक दिक्कत ये थी कि इन सिस्टम के अगेंस्ट में ऐसा कौन होगा जो इनके अगेंस्ट में खड़ा होके इनके खत्म करने के लिए खड़ा हो। ऐसा कौन बंदा होगा दोस्त? इसी टाइम जन्म लिए थे कौन? 22 मई को 1772 को राजा राम मोहन। इनके द्वारा भारत के अंदर सभी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए आवाज उठाया गया। इनका दोस्तों देहांत होता है 27 सितंबर 1883 को। यह घटना उस टाइम की है जब टाइम था सन 1811। तो 1811 के अंदर इनके बड़े भाई जिनका नाम था जगमोहन, इनकी देहांत हो गया था। जगमोहन के देहांत हो जाने के बाद दोस्त ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी जो भाभी थी वो बड़ी उदास थी। और इस टाइम एक प्रथा चल रही थी दोस्त, सती प्रथा। सती प्रथा के अकॉर्डिंग अगर पति मर गया यानी जगमोहन जी मर गए तो अब उसके साथ जगमोहन की बीवी को भी उसमें जलना पड़ेगा। दोस्त इस सिस्टम को ये उस टाइम अपने आंखों से देख लिया इन्होंने। इनकी भाभी को दोस्त जिंदा उसके अंदर विलीन कर दिया गया, जला दिया गया। उसी दोस्त चिता के समान उसी टाइम खड़े होकर इन्होंने एक प्रण ले लिया, अपने आप में एक वचन ले लिया कि जब तक इस सती प्रथा को खत्म नहीं कर दूंगा मैं चैन के नींद नहीं लूंगा, मैं सांस नहीं लूंगा। और दोस्त अंत में जाके इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, क्योंकि इस घटनाओं को इन्होंने अपने घर में देखा और उस टाइम ये प्रथाएं हमारी सोसाइटी में भी थी। तो कई दोस्त ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल अपने आंखों से देख लिया था। तो इनको ये सारी घटनाएं देख के दोस्त कहते नहीं है कि कुछ हमारे लाइफ के अंदर ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो सीधे हमारे दिल में छेद करता है और लगता है कि बस यार अब इसको खत्म करना है। और ऐसे ही दोस्त हमारे गांधी जी भी थे, ऐसे ही हमारे और भी सामाजिक पुरुष हुए जो महान पुरुष कहलाए, सामाजिक परिवर्तन करके, सोशल चेंजेस करके। देखो सती प्रथा के लिए कहा यह जाता था कि ऐसा करने से
महिलाओं को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर पति की डेथ हो गई है, हस्बैंड की डेथ होगी, तो अब एक वाइफ का काम ही क्या रह गया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बिना और दोस्त वाइफ हस्बैंड के बिना तो अधूरा है। अब सोचो जरा, एक बार महिला मर जाए, कोई वाइफ मर जाए, तो उनको हस्बैंड के साथ, मतलब कि वाइफ के मर जाने पे हस्बैंड को उसके साथ नहीं जलाया जाता था, बट हस्बैंड के मर जाने पे वाइफ को जलाया जाता था। सोचो जरा एक बार, ये प्रथा भारत में चल रही थी। लेकिन ये भी कहा जाता था कि कुछ कंडीशन के अंदर, जैसे कि मान लो कि अगर उनके यंग बच्चे हैं तो ऐसी महिलाओं को नहीं जलाया जाता था पति के साथ। अगर वो प्रेग्नेंट है तो भी उसको नहीं जलाया जाता था, तो कुछ कंडीशन में। बाकी ऐसी दो क्रूर सिस्टम भारत के अंदर चली आ रही थी, और राजा राम मोहन ने अपने घर के अंदर भाभी को ऐसा होते हुए देखा, तो इनके अंदर पूरे दिल में ये पूरा सिस्टम बैठ गया भाई। इनको लगा पूरा खत्म करना है, तभी सांस लेना है। सबसे पहले बता दूं राजा राम मोहन की जिंदगी के बारे में। दोस्त बचपन से बड़े शरारती थे, लेकिन मन बुद्धि के बहुत तेज थे। बचपन में इनकी एक घटना इनके साथ हुई थी। तो एक अमीर परिवार में, ब्राह्मण में इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार कौन सा है? ये कुलीन ब्राह्मण परिवार कह सकते हो। और इनके ही इस पूरे दोस्त ब्राह्मण परिवारों के अंदर सती प्रथा चल रही थी, और इनको ये पता था कि अगर ये अगेंस्ट खड़े होते हैं तो पूरा फैमिली इनके अगेंस्ट में खड़े हो जाएगी। दोस्त इनके साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, इनका पूरा खानदान इनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया, राजा राम मोहन के अगेंस्ट में। क्योंकि इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा ली थी वो इस सरकारी स्कूल के टाइम, दोस्त उस समय गाँव के स्कूल में ली थी। उसके बाद जब इन्होंने सती प्रथा के विरोध में बोला, इसके पापा नाराज हो गए। राजा राम मोहन के पापा ने बोला कि भाई नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, ये हमारा कस्टम चला आ रहा है, और भारत के अंदर किसी भी चीज़ को ठीक ठहराने के लिए नहीं, ये चीज़ सही है, इतिहास और परंपराओं का सहारा लिया जाता है। 2000 साल पहले चल रही है ना, तो ये सही होगा, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सही से बना के गए, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। राजा राम मोहन ने यहीं पे क्वेश्चन किया, और पापा से दो झगड़ा हो जाने के बाद ये हिमालय चले गए। इसके बाद ये तिब्बत गए, जहाँ पर दोस्त ने बौद्धिज्म के बारे में कुछ समझा सीखा। इसके बाद उसने कुरान पढ़ा, कई सारे दोस्त क्रिश्चियनिटी के बाइबल पढ़ डाला, कई सारे फिलोसफर्स के विचार पढ़ डाले दोस्त। इसके बाद ये एक कई लैंग्वेज को जानने वाले, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, कई सारे ये लैंग्वेज जानते थे दोस्त। कई सारे लिटरेचर पढ़ डाले, गीता से कुरान तक पढ़ डाली इन्होंने समझने की कोशिश करी, गहराई में जाने की कोशिश करी। और सबसे पहली बात बता दो दोस्त, इन्होंने स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक कलर की नौकरी करी, जो कि बाद में जाके इन्होंने छोड़ दी उसको। इसके बाद इन्होंने एक प्रण ले लिया, जब इनकी भाभी के साथ ये घटना हो गई सती प्रथा वाली, कि समाज के अंदर सती प्रथा को ख़त्म करना है, एजुकेशन के लिए काम करना है, सोशल रिफॉर्म के लिए काम करना है, और रिलीजन्स में जो चल रहा है ना, ये बड़ा तगड़ा से इसको ख़त्म करना है, सोसाइटी में इक्वलिटी लाना है, कास्टिज्म ख़त्म करना है। तो सबसे बड़ी बात डोरी सिस्टम। और जब कोई भी ऐसा पर्सन जो महिलाओं के लिए बात करता है, महिला और पुरुष में समानता की बात करता है, वो एक नारीवादी कहलाता है। भारत के अंदर मॉडर्न टाइम में सबसे पहले दोस्त राजा राम मोहन ने ही महिलाओं के अधिकारों और इक्वलिटी की बात करी, इसलिए दोस्त इनको आधुनिक भारत का पहला नारीवादी समर्थक कहा जाता है, या नारीवादी विचारक कहा जाता है। एक आप भी नारीवादी हो सकते हो, मैं भी नारीवादी हो सकता हूँ। एक दोस्त दुनिया का हर वो इंसान एक फेमिनिस्ट है जो महिलाओं और पुरुषों में समानता की बात करता है। अगर महिला या दोस्त, अगर आपकी बहन या अगर आपकी बेटी या बेटा दोस्त में जो हम डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट करते हैं ना यार, तो उस टाइम दिक्कत होने लग जाती है। अगर मेरी बहन या अगर किसी की बेटी अगर रात को 8 बजे भी बाहर से आ रही है, तो उसको शंका की दृष्टि से मत देखो। घर में बैठ के अगर फ़ोन छेड़ रही है तो शंका की दृष्टि से मत देखो। अगर वो आज कुछ 10 के बाहर कहीं जा रही है तो शंका की दृष्टि से मत देखो, आज गड़बड़ करने जा रही है। यही मेंटलिटी हमारे समाज की बनी हुई है। छोटे कपड़े पहनने की उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन लोग इस तरीके से देखेंगे, उसको खा जाएंगे, राक्षस की तरह दोस्तों उसको देखा जाता है। आज हमारा ये समाज है। अगर ये मेंटलिटी हम टाइम टू रहते हुए नहीं बदले तो दोस्त वो दिन दूर नहीं जब घर की अंदर ही उनको ये सब कपड़े पहनने में मजा आएगा। बस बाहर जाएंगे तो घर वाले बोलेंगे भाई क्या दिक्कत है। आज दोस्त सोचो जरा, हम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, हम रेस्टोरेंट में हम एक लड़की घुमाना चाहते हैं, हम मूवी एक लड़की के साथ देखना चाहते हैं, हम दोस्त घूमने जाएं एक लड़की के साथ देखना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि वहाँ जाएं तो एक गर्ल हमारे साथ हो, एक लड़की हमारे साथ हो, ये जाऊँ, लेकिन बेटी पैदा नहीं करना चाहते। वाह भाई वाह भाई वाह, क्या समाज है हमारा ये दोस्तों। समाज हमारा वाह, दुनिया में नाम रखे गया। सबसे पहले बता दो, फर्स्ट फेमिनिस्ट ये इसलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने पॉलीगैमी यानी कि बहु विवाह प्रथा पे इन्होंने आवाज़ उठाया। बहु विवाह प्रथा मतलब एक पुरुष के मल्टीपल बीवियाँ, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये खराब प्रथा है बिल्कुल ही। आवाज़ उठाया इसके खिलाफ। चाइल्ड मैरिज, बचपन में 7-8 साल में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, 10-12 साल में दोस्तों उनके 4 बच्चे हो जाते थे। बताओ जरा एक बार, ये कौन सी कुप्रथाएं चल रही थी। गांधी जी की दोस्तों शादी 12 साल में हो गई थी,
अब कुछ डोरी सिस्टम जो कि आज भी चली आ रही है। आज एक आईएएस बनने से पहले एक बंदा दोस्त क्या होता है, जब आईएएस की वो प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो डोरी सिस्टम के ऊपर 2 पेज का पूरा एक एस्से लिख देता है। लेकिन करता है क्या है भाई, जब आईएएस बन जाता है तो फिर उसकी बोली लगती है भाई 10 लाख 20 लाख 50 लाख, कोई 200 करोड़ 1.5 करोड़, गाड़ी बंगला घोड़ा, ऐसा बोली लगती है। वो तो बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। तो एजुकेशन, महिलाओं के एजुकेशन पे, महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स पे और विडोज मैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया। अगर एक महिला विधवा हो गई है तो उसको जलाने से काम नहीं चलता है। इन्होंने विधवा विवाह की सपोर्ट किया। इन्होंने कि जो विधवा है उसका शादी कर दिया जाए, वो ज़िंदगी फिर से जी सकती है। जो चीज़ हम नियति ने तय कर रखा है, नियति ने, भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, नेचर ने, हम उसको बदल नहीं सकते। दो विचारधारा, एक होती है नियतिवादी, एक होती है भौतिकवादी। हमें नियतिवादी को मानना पड़ेगा। कभी कभार भौतिकवादी भी काम करता है। नियतिवादी मतलब जो फिक्स है, जो प्रभु ईश्वर ने जो कर रखा है। भौतिकवादी जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि मान लो हम बस से जा रहे हैं, डायरेक्ट बस आई उड़ा देगी। अब तो ये मान लो फिक्स था। अब अगर मान लो कि आप जिस घर में जन्म हुए हो, आपका ये फिक्स था, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। आप जिसमें चेंज कर सकते हो वो आपके हाथ में है वो। तो इस तरीके दोस्तों ये जो विडो मैरिज सिस्टम है, अब वो भाई ये विडो बन गई है, अगर वो विधवा है तो ऐसा नहीं है कि भाई उसको लिखा हुआ ही था या उसको पता ही था पहले से कि ये विधवा बन जाएगी, इससे शादी ना करे, इसको ये सब कुछ पता ही था। तो अब जब इसको ये पता है कि जब इसके साथ ऐसा हो गया है तो समाज के द्वारा उसके साथ जो, जैसे ये प्रेम रोग मूवी में के अंदर शायद दोस्तों याद हो आपको, तो बाल कटवाने का पड़ता था, यानी पूरी बाल काट दी जाती थी, है ना। तब उसके अंदर मूवी दोस्त जहाँ तक मुझे याद है बहुत पहले देखा था, फिर उसको बाल नहीं काटा गया था, है। ऋषि कपूर जी थे उसके अंदर। तो ये सारी पूरी कहानी भारतीय समाज के अंदर थी, जो कि एक कलंकित कर देती है पूरे भारतीय समाज को। दोस्तों इन्होंने नागरिकों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक कर दिया। भारत के अंदर लिबर्टी और इक्वलिटी और पुरुषों और महिलाओं में समानता के बीच एक महापुरुष कहलाए भारत के अंदर। तो 1814 के अंदर इन्होंने एक आत्मीय सभा बनाया। आत्मीय सभा मतलब इन्होंने एक पूरी सोसाइटी बना दी, एक ग्रुप बना दिया, एक संगठन बना दिया जिसका नाम था आत्मीय सभा। आप इसको एक अड्डा कह सकते हो जहाँ पे सभी लोग आएंगे, अपने विचारों को रखेंगे, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत बड़े समर्थक हैं। इनका कहना था कि लोगों को बोलने के अधिकार से वंचित मत करो, अगर बोलने से अधिकार से वंचित कर दिया तो दुनिया खड़ी होगी, बहुत बड़ा क्रांति होगा। ऐसे तो दोस्तों एक बात बता दूं आपको मैं, राजा राममोहन जो राय थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत बड़े समर्थक थे और ये बहुत बड़े आभारी थे। ये बहुत थैंकफुल कहते थे ब्रिटिश महारानी को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि ये कहते थे कि अगर जो इंग्लैंड यानी कि जो ब्रिटिश लोग जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर ऐसी ही ज़िंदगी अगर भारतीय लोग जीना चाहते हैं तो हमें अंग्रेज़ों का सपोर्ट करना होगा, अंग्रेज़ों के बदौलत हम ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्त इन्होंने भारतीयों का कभी भी डायरेक्टली लिबर्टी या फ्रीडम की बात नहीं करी है, इन्होंने दोस्त हमेशा इनडायरेक्टली फ्रीडम की बात करी है। ये टॉपिक को एंड तक जाते आते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना चाहते थे सोसाइटी के अंदर। ये सबसे पहले आपको बता दूं, इनको भारत का सिरमौर कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स। ये दोस्त आपको ध्यान रखना, यही मेन चीज़ है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, अब भी हम पढ़ेंगे इनके विचारों को। सबसे पहले बता दूं दोस्त, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो 18वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी पूरा चल रहा है ये, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि इनका जन्म आप 1850 से लेकर आप मॉडर्न इंडियन लगा सकते हो। ये हमारा आधुनिक भारत है 1850 से, यानी कि जब अंग्रेज भारत में आए, ये हमारा एक मॉडर्न इंडियन ही होता है ये, ठीक है। तो आधुनिक भारत का इतिहास जब हम देखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग राजा राममोहन राय जी से होती है। इनके बारे में मजूमदार ये कहते हैं कि जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का स्टार्टिंग अरस्तु से होता है, वैसे ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट का स्टार्टिंग राजा राममोहन राय से होता है। किसने कहा है दोस्तों? मजूमदार ने कहा है। जो भी थिंकर है कोटेशन आएंगे एज इट इज सेम आपको लिखना होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्त, अब इन सब चीज़ों का जो स्लाइड्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं सारी स्लाइड्स के लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्त, इन्होंने बोला कि जो पास्ट है हमारा, उस पास्ट को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो गलत है उसको गलत करो, है, जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है उसको सही कहो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ये जो वेस्टर्न कल्चर है उसको डायरेक्टली फॉलो मत करो। जबकि दोस्त जो राजा राममोहन राय हैं ये वेस्टर्न कल्चर के बहुत बड़े सपोर्टर थे। इनको लगता था कि अगर भारतीयों को, हम इंडियंस को दुनिया में कोई स्टेटस दिलवा सकते हैं तो वेस्टर्न कल्चर है। इनको लगता था कि ब्रिटिश साम्राज्य हम पे अगर शासन करती है तो हमारा उद्धार हो सकता है। इन्होंने बट ये कहा कि हम पूरे कल्चर को ख़त्म करके अगर पूरा वेस्टर्नाइजेशन कर देते तो ये गलत है। बट जो चीज़ वेस्टर्न कल्चर में ठीक है हम वो अडोप्ट कर सकते हैं। हिंदू धर्म की जगह ये जो ईसाई धर्म नहीं लाना चाहते थे, बल्कि ये हिंदू धर्म में ही सुधार करना चाहते थे। ठीक है। अब दोस्तों मेनली हम यहाँ पे ये समझते हैं, जो राजा राममोहन राय थे, इनकी जो राइट्स के ऊपर जो विचार है, यानी अधिकार के ऊपर जो विचार है, वो 3 विचार हैं।
कौन कौन से हैं अब हमें ये समझना है। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन। तो दोस्त हमने समझ लिया। देखिए सबसे पहला है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, व्यक्ति और मत की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन का, और राइट टू रिलीजन का, धर्म का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये 3 अधिकार मेनली, इन तीनों अधिकारों पर इनका सबसे ज़्यादा जोड़ रहा है। चलिए एक एक करके इन तीनों अधिकारों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आपने दोस्त मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की मेरी क्लास आपने ली है तो आपने जरूर जॉन लॉक का नाम सुना होगा, ग्रोसियस का नाम एंड थॉमस पेन का नाम। ये वो इंसान है, ये वो पॉलिटिकल फिलोसफर है जिन्होंने महिलाओं और पुरुषों में सभी की जगह दोस्त नेचुरल राइट्स की बात करी है। किसकी बात करी है? प्राकृतिक अधिकार की बात करी है। प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो किसी ने दिया नहीं है, स्टेट ने या इंसान ने नहीं दिया, वो प्रकृति ने दिया है, वो नेचर ने दिया है। और ये अधिकार कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी। ये दो, जैसे कि जॉन लॉक क्या कहता है? जॉन लॉक कहता है कि ये नेचुरल राइट्स है, इसको गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रोटेक्ट करना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करती है तो लोग मिल के अपोज करेंगे और ऐसे गवर्नमेंट्स को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए राजा राम मोहन राय कहते हैं कि जो है ना ये नेचुरल राइट्स है, ये इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नेचुरल राइट्स के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। एक इंसान के पास नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार होता है, और प्राकृतिक आधार्मिक अधिकार में कोई भी इंसान इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसलिए दोस्त ये एक इंसान के लिबर्टी, भारतीय लोगों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। ये भारतीय लोगों के जीवन के समर्थक थे, जीवन में उनके कोई इंटरफेयर ना करे, जीने का हक है उनको, और भारतीय लोगों की संपत्ति के समर्थक थे। तो ये इन्होंने 3 राइट्स पे जोड़ दिया है, मेनली फोकस किया है। नेक्स्ट दोस्त, राज्य को समाज सुधार और शैक्षणिक पुनर्निर्माण की में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। एक स्टेट ही है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट ही है जो सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म कर सकती है और एजुकेशन के बल पे लोगों के अंदर शिक्षा दीक्षा दे सकती है ताकि समाज में सुधार हो सके। व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोनों ही बराबर है और दोनों ही जरूरी है। ये बोलते थे कि अगर इंडिविजुअल एक लिबर्टी होगा, मान लो कि मेरे अंदर मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, मैं बिल्कुल लिबरल हूँ, मेरे पास लिबर्टी है, मैं जो मर्जी चाहे वो कर सकता हूँ, तो ऐसे ही दोस्त मेरे जैसे सभी इंसान होंगे और हम सबको मिला के एक देश बनेगा। इसलिए इंडिविजुअल की लिबर्टी नेशनल इंडिपेंडेंस कहलाएगी। इसलिए ये कहते थे कि एक व्यक्ति भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसकी लिबर्टी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे एक देश की लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन के दोस्तों ये विचार है। क्लियर दोस्त? एंड इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि अगर एक देश के अंदर जब अंग्रेज हुआ करते थे भारत में दोस्त, तो उन्होंने उस पॉइंट को उठाया जैसे कुप्रथाएं, कोड़े की मार, अंग्रेज़ों की बात ना मानने पर लोगों को सताना, भारतीय लोगों पे अत्याचार करना, इन्होंने इस बात को बताया। लेकिन इनको ये पता था कि स्टार्टिंग में दोस्त स्वतंत्रता और लोकतंत्र ही है जो भारत का उद्धार कर सकती है। तो इन्होंने डायरेक्टली दोस्त ना अपनाकर इन्होंने इनडायरेक्टली फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात कही है। इन्होंने ये कहा कि जहाँ पे तानाशाही होता है, जहाँ पे निरंकुशता, जहाँ पे ऑटोक्रेसी होता है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होता है, उस जगह पे दोस्त दमनकारी होता है, वहाँ पे लोगों की आवाज़ों को दबा दिया जाता है। और इस चीज़ के ये बहुत ज़्यादा अपोज करते थे। और इसलिए इन्होंने दुनिया भर के अंदर जहाँ पे भी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जहाँ जहाँ पे आंदोलन चले, जहाँ जहाँ पे मूवमेंट हुआ है, उन्होंने दोस्त इन सभी का सपोर्ट किया राजा राम मोहन ने। जैसे यूनानियों के ऊपर दोस्त मेनली अगर कहो तुर्क साम्राज्य का राज हुआ करता था। किसका? तुर्क अंपायर का। किसके ऊपर? यूनानियों के ऊपर। तो जब यूनानियों ने अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया तो दोस्त राजा राम मोहन ने इनका सपोर्ट किया। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका की जो साउथ अमेरिकन जो है, जैसे ब्राज़ील वगैरह हो गया उस साइड के, उन्होंने जब अपने लिबर्टी के लिए स्ट्रगल किया, इन्होंने इसका सपोर्ट किया। जब स्पेन में सिविल वॉर हुआ तो इन्होंने इसका सपोर्ट किया, क्योंकि जब स्वतंत्रता के लिए, अपनी लिबर्टी के लिए दुनिया भर के अंदर आवाज़ उठा है, जितने भी दोस्त स्वतंत्रता के लिबर्टी के समर्थक हैं वो खड़े हो गए हैं। एक चीज़ दोस्त आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस बात से ये पता चलता है कि इन्होंने कभी भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया है फ्रीडम का, इंडियन फ्रीडम का डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, बट शासन और प्रशासन में, भारतीय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की बात करके इन्होंने दोस्त कहीं ना कहीं फ्रीडम की बात कही है। ऐसा इसलिए आपको ध्यान रखना है। 1831 के अंदर एक कहानी बताता हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1831 के अंदर ये दोस्तों इंग्लैंड गए थे, और ये इंग्लैंड गए थे किस लिए? ताकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सबसे हेड होता है उसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास गए और उनके पास इन्होंने कुछ विचार रखे अपने, और ये विचार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मानना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता भारत के अंदर, चल रहा था भाई। तो इन्होंने क्या अपने विचार रखे? मतपत्र, पूरा एक ब्यौरा रख दिया अपना। ठीक है, कैसे होता है कि पूरा एक पूरा ब्यौरा रख दिया, एक पत्र भेज दिया, और ये बात भारत के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए अंग्रेजों, और इन अंग्रेजों का, ये अंग्रेजों के साथ मिलकर
भारत में सुधार करना चाहते थे। इसलिए दोस्त कई लोग इनको ये कह देते हैं कि ये तो अंग्रेज़ों के चापलूसी थे, ये अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले थे, ये अंग्रेज़ों के कह सकते हो दोस्त, ये अंग्रेज़ों को पिछलग्गू थे। ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो इनके अपोजिट में ये सारी क्रिटिसाइज करते हैं इनकी। बट ये ऐसे सुधारक हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भारत में सुधार किया, इसलिए भारत के अंदर इनको एक मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल थॉट का फादर कहा गया। दोस्त इन्होंने बोला कि भारत में जूरी प्रथा को प्रारंभ करो। जूरी प्रथा यानी कि जो कानून के ज्ञाता हैं, जो जिनको नॉलेज है लॉज के, कह सकते हो कि जो वकील हैं, जो एडवोकेट वगैरह हैं, उनको मिलाकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि जब भी कोई भी केस आए, कोई क्रिमिनल केस आए, कोई सिविल कोर्ट में कोई केस आ जाए, तो उनको जल्द से जल्द उनका समाधान, उनको सोल्व किया जा सके। इसको दोस्तों कहा गया जूरी कोर्ट। नेक्स्ट है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट का पद अलग अलग कर दो भाई, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। अब ये न्यायाधीश यानी कि जो जज और मजिस्ट्रेट, इसमें अंतर क्या होता है? मैंने दोस्त किसी से जब इनमें डिफरेंस पूछा तो उसने कहा कि मजिस्ट्रेट जवान होता है और जज बुढ़ा होता है। बताओ भाई, आजकल भाई ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो आपको ये समझना है कि जज किसे कहते हैं और मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं। जज वो होता है, पहले आप इसलिए ये समझ लीजिए इससे पहले कि जो क्राइम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वो दो होते हैं मेनली। एक होता है क्रिमिनल, है ना, जो अपराध कर दे, मर्डर कर दे, रेप कर दे, बड़े बड़े घटनाएं, है ना, ऐसे जघन्य अपराध करते, तो ये क्रिमिनल केस में आ जाएगा। तो ऐसे केसेस को जज देखता है। क्यों? क्योंकि ये फांसी की सज़ा भी दे सकता है, ये दोस्त उम्र कैद की सज़ा भी दे सकता है। बट जब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट की, दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जो कि एक आईएएस ऑफिसर के रूप में, आप देखो, आप आईएएस का नाम जानते हो, बस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम कई बच्चे नहीं जान पाते हैं। जो एक आईएएस ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको ही एक मजिस्ट्रेट का भी काम दिया जाता है। छोटे मोटे दोस्तों जो भी प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था देखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो दोस्त इस मजिस्ट्रेट का ही काम होता है। अगर दोस्त आपने ये सुना हो, जब भी पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसको 24 घंटे के अंदर या तो 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो ये वही मजिस्ट्रेट होता है। तो इसका मेन काम होता है अपने आसपास के एरिया में कानून व्यवस्था को बना के रखना। ये फांसी जैसी सज़ा नहीं दे सकता, नहीं दोस्तों ये मजिस्ट्रेट कोई मतलब उम्र कैद की सज़ा दे सकता है। बट इसका मेन काम होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर कानून व्यवस्था को बना कर रखना। ठीक है, तो इनका मेन काम डिस्ट्रिक्ट का होगा। जज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होगा, बट इनका एक कह सकते हो कि ये हायर पोस्ट पे होते हैं। ठीक है, वो अपर पोस्ट है इनकी। तो ये राम मोहन राय ने कहा कि जज और मजिस्ट्रेट को अलग अलग कर दिया जाए। तो बाकी दोस्तों मजिस्ट्रेट को इसके और भी फीचर्स हैं, मैं आपको बता दूंगा कभी जब आईएएस का टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए बस इस तरीके से। तो इन्होंने ये कहा कि जज और मजिस्ट्रेट का पोस्ट अलग अलग कर दो एंड न्यायालयों की कार्यवाही जनता के लिए खोल दो। जब भी दोस्त कोई कोर्ट के अंदर केस हो रहा हो तो पब्लिक पार्टिसिपेशन कर सके उसके अंदर। एंड फोर्थ पॉइंट में क्या कहा कि उच्च पदों पे मैक्सिमम इंडियंस को अपॉइंट किया जाए। अगर इंडियंस अपॉइंट नहीं हो पाएंगे तो भारतीयों के आवाज़ों को वहीं पे दबा दिया जाएगा। पंचायतों को बनाया जाए, पंचायत की राज सिस्टम भारत में लाया जाए एंड भारतीय परंपराओं के अनुसार। दोस्त यही वो मेन पॉइंट है। इन्होंने कहा कि इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कानूनों को बनाया जाए, या दोस्त इंडियन अकॉर्डिंग के जो ट्रेडिशन है, जो कह सकते हो जो प्रथाएं चले आ रही है, जो रीति रिवाज है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर न्याय व्यवस्था हो और कानूनी व्यवस्था हो, ना कि दोस्त वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग या पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ना हो, पूरे तरीके से उसके अकॉर्डिंग ना हो, जो बेहतर हो देश में वो हो। सेकंड पॉइंट में कहा जिसमें इन्होंने कुछ विषय जो देश की जनता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर पूरा प्रशासन इंडियंस को सौंप दिया जाए। यानी कुछ विषयों में भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से फ्री कर दिया जाए। कुछ मामले, क्योंकि उस टाइम भारत तो गुलाम है, तो अंग्रेज़ों से कुछ मामलों में इंडियंस को आज़ादी मिली है, वो अपना शासन प्रशासन कुछ मामलों में खुद चला पाए। इस तरीके दोस्त अगर आप इन सभी बातों को देखोगे तो इन सभी बातों से एक बात तो दोस्त लग रहा है कि इन्होंने भारतीय मुक्ति, इंडियन फ्रीडम का इन्होंने डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं किया है। क्योंकि अगर डायरेक्ट सपोर्ट करते तो डायरेक्ट कहते हैं कि भारतीयों को आज़ाद करो, इंडियन इंडिपेंडेंस का ये बहुत बड़े सपोर्टर बन जाते। बट इन्होंने कहा कि उच्च पदों में भारतीयों को अपॉइंट करो, पंचायती राज हो। ये अंग्रेजों से कह रहे हैं, बल्कि ये नहीं कह रहे कि अंग्रेज हमें आज़ादी दे दो, ये सारा काम हम खुद ही कर लेंगे। ये दोस्त ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि इंडियंस को मैक्सिमम अपॉइंट करो और कुछ क्षेत्रों में, कुछ सेक्टर्स के अंदर इंडियंस को आज़ादी दे दो कि वो अपना काम खुद कर पाए, कुछ ही में, इससे थोड़ी काम चलेगा। राजा राम मोहन ने दोस्तों डायरेक्ट ही सपोर्ट ना करके इन सही बातों से ये साफ पता चलता है कि इन्होंने इनडायरेक्ट इंडियन फ्रीडम का
और भारतीयों के अंदर लोगों को अधिकारों के बारे में जगा जगा कर उनके अंदर राष्ट्रीय जो कहते नहीं ये राष्ट्रवाद की भावना जगा दी, पॉलिटिकल अवेयरनेस जगा दी, लोग अपने अधिकारों के बारे में जानने लग गए, उन्होंने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। दोस्तों डायरेक्टली सपोर्ट ना करके इन्होंने इनडायरेक्टली जनता को जगाने का काम किया, जो अल्टीमेटली आगे चल के लोगों ने उसको आंदोलन में भरपूर तरीके से आवाज़ उठाया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त हमारे पास अभिव्यक्ति और मत की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन। दोस्त इसमें सबसे पहले उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की, फ्रीडम ऑफ प्रेस। पेशे से दोस्तों एक पत्रकार थे, ये एक पत्रकार थे ये दोस्त मेरे, और इन्होंने एक ब्रोनिकल मैगजीन निकाली थी, और इस मैगजीन के द्वारा ये अपने विचारों जो क्रांतिकारी एक रिवॉल्यूशनरी, तो एक बिल्कुल रेवोल्यूशन लाना चाहते थे इंडिया के अंदर, तो एक रेवोल्यूशनरी जो इनके आइडियाज़ थे, जो आइडियोलॉजी थी, तो ये लोगों में अपने मैगजीन्स के द्वारा स्प्रेड करने स्टार्ट कर दिया इन्होंने। दोस्तों ये बांग्ला भाषा भी जानते थे, ये बांग्ला भाषा, तो इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी एक पत्र निकाला, एक पूरा ऐसे निकाल दिया इन्होंने, मिरातल अखबार, इन्होंने एक अखबार निकाला। इस तरीके से सोसाइटी के अंदर इन्होंने अपने विचारों को फैलाना स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इनके बारे में दोस्त के दामोदरन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो भी थिंकर के मैं कोटेशन बताता हूँ वो मैं पूरा लिख कर बताता हूँ, क्योंकि इसको आप बना नहीं सकते, आप एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको। राय भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता हैं। इन्होंने अपनी पत्रकारिता के अंदर ये चीज़ तो दोस्त डंके की चोट पे कहा था कि मैं बिल्कुल लिबरल होके अपनी पत्रकारिता का भूमिका निभाऊंगा, आज की तरह नहीं दोस्त कि एक पार्टी या एक दल का तलबा चाटते रहूँगा। इन्होंने कहा कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं, ये अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे ये दोस्त, जो गवर्नर जनरल उनके दोस्त थे ये, फिर भी इन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्रकारिता को खुल के निभाऊंगा, मैं जो चाहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं वो लिखूंगा इसके अंदर। पत्रकारिता के दोस्त जन्मदाता कहा गया इनको। उनकी पत्रकारिता ने देश के सभी भागों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण, अपने पत्रकारिता से, अपनी मैगजीन से, अपने विचारों से, अपनी आइडियाज़ से लोगों को इन्होंने, जो मुर्दे लोग थे यार, अभी तक वो जी तो रहे थे बट राष्ट्रीय स्वतंत्रता में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उनमें जान डाल दी इन्होंने। किससे? अपनी पत्रकारिता, लोगों को इन्होंने जगह डाला, फिर से संदेश पहुंचाया, और उनके संदेश मानवता और लोगों में फर्टर्निटी का, बंधुत्व का नाम डाल दिया। उसी टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, है राइट टू दोस्तों इक्वलिटी का, लिबर्टी का, फर्टर्निटी का जो कंसेप्ट निकल कर आया, उस टाइम जनता पूरी झूम उठी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोग खड़े हो सकते हैं लुई सोलवा के अगेंस्ट में, तो इंडियंस क्यों नहीं खड़े हो सकते? यहाँ पे दोस्त एक प्रेरणा स्रोत बन गया। ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर 1823 में प्रतिबंध लगा दिया। लो भाई, राजा राम मोहन राय जी कर लो जो करना है, ब्रिटिश टक्कर लेने लग गए भाई। 1823 की बात है ये, जब मना कर दिया गया कि अब नहीं छप सकते, तो अब भाई मामला बिगड़ गया थोड़ा। राजा राम मोहन राय जी गुस्सा हो गए और इनको लगा भाई अब क्या करें। ये गए अपने दोस्तों के पास, जिसके अंदर द्वारकानाथ ठाकुर दोस्तों कौन थे पता है? एंड हरचंद घोष, गौरी शंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर एंड चंद्र कुमार टैगोर। दोस्त पूरी टैगोर फैमिली को लेके चले गए भाई। रविंद्रनाथ टैगोर भूल गए क्या भाई? उन सबको लेके चले गए और खुद गए कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को कहा भाई ये क्या कर रहे हो, 1823 की बात है, या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ये तो पत्रकारिता पे, हम मैगजीन्स या हम न्यूज़पेपर में अपनी बातें नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अंग्रेज़ों ने सही किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे सही है। यहाँ पे दोस्तों जब निराशा हाथ लगी तो राजा राम मोहन राय जी चले गए ब्रिटिश महारानी के पास। ये दिखने में तो बड़ी चिकनी थी, सुथरी थी यार, देखिए भाई लगती है पूरी हीरोइन की तरह, लेकिन जब यहाँ पे आए ब्रिटिश महारानी के पास राजा राम मोहन राय, इसने बोल दिया कि हम नहीं मानते हैं। नहीं, इन्होंने भाई देखो, राजा राम मोहन ने साफ कह दिया कि अगर प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार नहीं रखा जाएगा, और अगर ये फ्रीडम जो स्पीच है, अगर इसको बरकरार नहीं रखा गया, इस पर कोई इंटरफेयर करता है गवर्नमेंट, तो बहुत बड़ी क्रांति होगी, जनता खड़ी हो जाएगी। और महारानी जी इतिहास उठा के देख लीजिए, लेकिन तो जब महारानी ने मना कर दिया, निराशा हाथ लगी, उसके बाद इन्होंने अपने फ़ारसी भाषा में जो ये पत्र मिरात अल अखबार जो ये लिखा करते थे, इन्होंने इसके पब्लिकेशन को बंद कर दिया कि अब मैं छापूंगा ही नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं पब्लिश करूंगा इंडियन सोसाइटी के लिए, सब ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद तो ठप हो गया, क्योंकि अंग्रेज और राजा राम मोहन के बीच में बहुत बड़ी कड़ी थी। कड़ी पता है क्या थी दोस्त? जब अंग्रेज भारत में आए थे ना, तो अंग्रेजों को हिंदी तो आती नहीं थी, अंग्रेज तो अंग्रेजी जानते थे। अंग्रेजों को अगर अपनी बात, अपना को जिसको मैसेज हो तो जनता तक पहुंचाना हो, भारतीय समाज तक पहुंचाना हो, तो वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हिंदी तो आती नहीं थी। भारतीय लोग समझते नहीं, वो बड़बड़ा के चले जाते हैं कुछ। तो उनको चाहिए था कोई ऐसा इंडियन
जो अंग्रेजी जानता हो, और उनमें ने दोस्त राजा राम मोहन राय। ये कुछ भी इनको बताना होता ये राजा राम मोहन राय को कहते हैं, देन वो इंडियन के पास जाता है। इसलिए दोस्त झुकना पड़ा अंग्रेजों को और उनकी पब्लिकेशन फिर से स्टार्ट हुई। अब बात करते हैं हम धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों पर विचार, थॉट्स ऑन रिलीजियस एंड सोशल राइट्स के ऊपर। मानवता के अंदर सबसे पहले ये इंसान हुए जिन्होंने एक इंसान की इंसानियत के साथ जुड़ाव को इंसान का धर्म माना। मानववाद और सार्वभौम धर्म यानी कि ह्यूमैनिज्म एंड यूनिवर्सल रिलीजन का कंसेप्ट सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने निकाला। इन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर मानववाद और सार्वभौम धर्म होना चाहिए। सार्वभौम धर्म का मतलब क्या हुआ? वसुदेव कुटुंबकम। दैट मीन्स सहयोग की भावना एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ हो, सद्भाव की भावना हो, सहिष्णुता हो, टॉलरेंस हो, बंधुत्व, फर्टर्निटी हो यानी कोऑपरेशन है दोस्त, हार्मनी हो एंड टॉलरेंस हो और फर्टर्निटी हो। यही एक इंसान की सबसे बड़ा धर्म है। एक इंसान के दूसरे इंसान के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता के साथ इंसान में एकता, यूनिटी होनी चाहिए। विश्वव्यापी सार्वभौमिक धर्म की स्थापना हो। दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म हो, एक ही ईश्वर हो। दोस्तों ये एकेश्वरवाद है, ये बोलते थे कि ईश्वर एक है और ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। इनका ये कहना यह था कि ईश्वर मात्र एक होता है। मूर्ति पूजक के दोस्तों विरोधी थे। ये जो बहुत सारे बहुप्रथा जो है ना ये ईश्वर की, ये इसके विरोधी हो गए थे आगे चल के। ठीक है, ऐसा तो है ये ब्राह्मण के, जो ब्राह्मण में इनका जन्म हुआ और ये हिंदू धर्म के ही अंदर जो मूर्ति पूजक उसके विरोधी हो गए। इन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम जो एक कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि सभी मिलके आपस में एक परिवार है और इस परिवार में दोस्त इनका एक ही धर्म है, वो है विश्व धर्म। मानव मात्र की सेवा। एक इंसान अपनी इंसानियत के नाम से जाना जाता है, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम से। इसलिए दोस्त इन्होंने क्या कहा, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए सहयोग करे, एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। दोस्त वीपी वर्मा, इनके द्वारा क्या कहा गया कि वे महान यानी कि राजा राम मोहन राय महान मानवतावादी, जिन्होंने दोस्त मानवता एक, देखो जब तक एक इंसान इंसान नहीं बन जाता, जब तक उसमें एक इंसानियत ना आ जाए। अब दोस्त कोई अगर आपके बगल से कोई कुत्ता भी जा रहा होता है तो एक इंसान उसको बिना फालतू में उसको पत्थर मार देता है, छेड़ देता है, कुछ भी कर देता है, कुत्ता क्या 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 करके भाग जाता है। ये कैसी इंसानियत है यार? वो कुत्ता वो जानवर है, आपको नहीं छेड़ रहा, लेकिन इंसान उस कुत्ते को छेड़ रहा है। अब वो कुत्ता भी सोच रहा होगा मन में कि इनसे अच्छा तो हम जानवर ही हैं यार, सोच रहे एक बार। इसलिए इन्होंने कहा कि मानवतावाद सबसे बड़ा धर्म है। इंसान का इंसानियत से प्रेम होना चाहिए। डेविड ह्यूम के द्वारा कहा गया दोस्त, अगर आप देखोगे डेविड ह्यूम और हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने मानवतावाद पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने कहा था कि एक इंसान की लिबर्टी सबसे बड़ी है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी वजह से दोस्त इन्होंने डेविड ह्यूम की तरह मानवतावादी और सहानुभूति का सिद्धांत दिया। ठीक है दोस्त, टॉलरेंस का, फर्टर्निटी का, इक्वलिटी और लिबर्टी का। जो राजा राममोहन राय थे दोस्त, उनका कहना था कि परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेदों, डिस्क्रिमिनेशन, घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता और शांति का प्रेरक हो। तो ऐसे विचार थे राजा राम मोहन राय के। इन्होंने दोस्त भेदभाव उस टाइम की समाज में जो चली आ रही थी, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, इन सब का इन्होंने विरोध किया। आप समझते थोड़ा कंसेप्ट जो कि धार्मिक में ही आता है हमारा, सती प्रथा। इसमें क्या क्या है दोस्त, इन्होंने कहा प्रोटेस्ट किया सती प्रथा के अगेंस्ट में। बट आपको पता है यार, और ये कंसेप्ट तो हम अच्छे से जानते हैं किस तरीके से जब एक पति का देहांत हो जाता था, है ना, एक हस्बैंड के मर जाने पे उसकी वाइफ को भी जिंदा उसके साथ जलना होता था। सोचो, जब ऐसी घटनाएं इस पिक्चर में देख के ही आप समझ सकते हो। और इसके बगल में जो खड़े होते थे दोस्त, देखिए यहाँ पे बगल में खड़े हैं, ये तलवार बलवार 8 लाठी डंडे लेके खड़े होते थे ताकि औरत भाग ना जाए। और इस लाठी डंडे को देखते हो आप दोस्त, अभी KGF मूवी में वो कैसे जब उसको मारता है तो कैसे सब के सब हथौड़ा दबाते हैं, हथौड़ा बजाड़ते, वैसे ये सब के सब हथौड़ा बजाड़ के कहते थे महासती महासती महासती, ऐसा नारा लगाया करते थे ये सब के सब। और इस महिला को जिंदा जलते हुए देख के इनको खुशी मिलती थी, हाँ सही हो रहा है, अब सही हो रहा है। ऐसी प्रथाओं के बीच में अमानवीय घटनाएं भारतीय समाज के अंदर थी। कुछ मामलों के अंदर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रेग्नेंट की कंडीशन में या उसके यंग बच्चे हैं तो सती नहीं किया जाता था। और स्टार्टिंग में सती प्रथा नहीं थी, और जब ये सती प्रथा आया तो उस टाइम पे वॉलेंट्री था। ये वॉलेंट्री मतलब महिला की इच्छा है, पति के मर जाने पे वो चाहती है उसके साथ जलना तो जल जाए। ये वॉलेंट्री से आगे चल के कंपलसरी हो गया। अब समाज ने, सोसाइटी ने अपने आप में इसको कंपलसरी कर दिया कि नहीं, महिला को जलना ही होगा, पति के मर जाने पे महिला क्या करेगी भाई।
महिला अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक के रूप में राजा राममोहन राय, क्योंकि स्टार्टिंग में भाभी की घटना है और इनका ये कहना था कि जो महिला की आज ये कंडीशन है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है पैतृक संपत्ति की। तो ये बोलते थे कि महिलाओं की आज जो ये कंडीशन है ये इस वजह से क्योंकि हमारा पूरा समाज पैट्रियार्कल सिस्टम पितरात्मक सत्ता के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये पितरात्मक सत्ता क्या होती है? इसका मतलब अगर पिता की संपत्ति है तो उस पर बेटों का अधिकार होगा, बेटियों यानी गर्ल्स का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होगा। सोसाइटी के अंदर इस प्रथाओं को एक डिस्क्रिमिनेशन के साथ देखा गया और आगे चल के दोस्त ये बहुत बड़ा रूप ले लिया। आज एक महिलाओं को एक लड़की होने के नाते, एक गर्ल होने के नाते या दोस्तों एक महिला होने के नाते उन अधिकारों से ये वंचित कर दिया गया जो एक पुरुषों को मिलता है, उनके बेटों को मिलता है, बट लड़कियों को नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये स्टार्टिंग से उनके जन्म से ही लेकर, अगर एक घर के अंदर एक लड़का और लड़की दोनों दोस्तों को छोटे बच्चे ही हैं तो लड़के के परवरिश बिल्कुल अलग तरीके से की जाएगी, बिल्कुल लग्जीरियस, जो उसके शौक होंगे, दोस्त जो वो मांगेगा सब कुछ उसको मिल जाएगा। बट एक लड़की दोस्त 5 रुपये मांग लेंगे ना चीज़ खाने के लिए, मम्मी बोलेगी आज खुले नहीं कल ले लियो, आज नहीं है कल ले लियो, लटका देगी। बट ये डिस्क्रिमिनेशन दोस्त हमारी सोसाइटी के अंदर चलता रहता है महिला और पुरुष में। तो ये महिला जो है इन सब के द्वारा एक ही डिमांड की जाती है, जो पितरात्मक जो सत्ता है, पितरात्मक जो सत्ता है उसको ख़त्म किया जाए, पेट्रियार्कल सिस्टम को ख़त्म किया जाए। महिलाओं को भी प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए। आज दोस्त ये कुछ हद तक कम है, बट आज भी हमारे समाज में उतना ही है जिस तरीके से महिलाओं और पुरुषों में यानी कि लड़कों में लड़कियों में जो असमानता का व्यवहार देखा जाता है। जाति प्रथा का दोस्त इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि एक समाज के अंदर अगर जाति है तो ये उसी तरह दीमक के समान है, जैसे ही तो दीमक कहीं पे लग गया तो वो पूरी लक्कड़ को जिस जगह पे लग गया वो पूरा उसको ख़त्म कर नष्ट कर देता है। वैसे ही दोस्तों ये जाति है, जिस जगह पे जाति पाति आ गई उस समाज में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल होगा, हमेशा आए दिन संघर्ष होंगे और लड़ाई झगड़े के अंदर पूरा समाज हमारा लगा रहेगा। इसलिए जाति व्यवस्था के विरोध में हो गए थे। ये दोस्त शिक्षा के अधिकार के समर्थक थे। इन्होंने कहा कि एजुकेशन का राइट सभी के पास होना चाहिए, चाहे वो एक पुरुष हो या महिला हो। एजुकेशन का राइट उसको बचपन से ही होना चाहिए, अब वो अपने अकॉर्डिंग शिक्षा ले सके और इस शिक्षा के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सके, जो कि कंट्रीब्यूशन हो अपने कंट्री में। इन्होंने जो राजनीतिक विचार दिए अपने, क्या क्या दिए राजनीतिक विचार, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश राजनीति जो है ये हमारे देश का उद्धार कर सकती है। क्योंकि दोस्त ये कहते थे भारतीयों के द्वारा जो भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों का विरोध मत करो। अंग्रेजी जो सभ्यता है, जो अंग्रेज हैं, ये जो पश्चिमी सभ्यता है, ये हमारा उद्धार कर सकती है। इसलिए इनको नव भारत का संदेश वाहक कहा गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ब्रिटिश को कोई भी संदेश देना होता था तो वो डायरेक्ट जनता को नहीं देकर पहले राजा राममोहन राय जी को देते थे और ये जनता तक पहुंचाते थे। इसलिए दोस्त इनको ब्रिटिश भारत का यानी कि दोस्त कह सकते हो कि भारत का, इनको नव भारत का संदेश वाहक कहा गया, मैसेंजर ऑफ न्यू इंडिया। तो ये मैसेंजर थे एक, ठीक है। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उन्हें भारत और संवैधानिक आंदोलन के जनक के रूप में स्वीकारा है। इन्होंने कहा दोस्त कि जो संवैधानिक जो आंदोलन हुए हैं ये उनके जनक हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने संविधान की बात करी थी, कानून के शासन की बात करी थी, इस पर है ना, रूल ऑफ लॉ। इनका दोस्तों मानना था, यानी जो राजा राममोहन राय हैं इनका क्या मानना था। अब ये जो लाइन बता रहा हूँ प्लीज़ अच्छे से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, इन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी साम्राज्य एक वास्तविक है, वो रियलिटी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और यह भारत के विकास में एक पुनर्जन्म देने वाली शक्ति के रूप में कार्य करेगा। ये बात कह रहे हैं राजा राममोहन राय जी, ये इनके कोटेशन है सारे। ये क्या कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो एक वास्तविक है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के विकास में एक पुनर्जन्म देने वाली शक्ति के रूप में ये कार्य करेगा, यानी कि भारतीय लोगों को फिर से जगाने का काम करेगा। ये भारतीय के लिए ये सही है, ठीक है। ये ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश का दोस्त ये अगेंस्ट में नहीं है। उनके अनुसार भारत को अंग्रेजी राज, भारत को ब्रिटिश की कई बरसों तक नीड रहेगी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ही यानी कि अंग्रेजों के अधीन ही भारत नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। तो ये थी इनकी आइडियोलॉजी कि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीयों का उद्धार हो सकता है। इनके दोस्त इन विचार के बाद ही एक क्रिटिसाइज किया गया किनके द्वारा, डॉक्टर बीपी वर्मा के द्वारा। बीपी वर्मा ने यह कहा कि राममोहन राय बौद्धिक और सामाजिक मुक्ति के योद्धा थे, यानी कि बुद्धि,
अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी इस नॉलेज को फैलाकर लोगों में स्प्रेड करके समाज के अंदर सामाजिक चेंज करना चाहते थे, लोगों को आज़ादी दिलवाना चाहते थे कुप्रथाएं से, है ना। जो उस टाइम जो इतने कस्टम चले आ रहे थे, जो कि ईविल कस्टम कह सकते हो, जो कि समाज के अगेंस्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, ठीक है, ये इसके योद्धा थे। बट देश की राजनीतिक स्वतंत्रता में भी विश्वास रखते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह भारत के लिए ब्रिटिश शासन की अनिवार्यता, जिस तरीके से राजा राम मोहन ने भारत के अंदर ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की कंपलसरी को दिखाया कि उनका रहना भारत में ज़रूरी है और ये कई सदियों तक यानी कि कई सालों तक भारत में रहेंगे, कंटिन्यूटी इनकी बनी रहेगी, इस कारण से हम उन्हें स्वराज का संदेशवाहक नहीं कह सकते। ये अंग्रेजों के संदेशवाहक थे, बट स्वराज के संदेश यानी कि आज़ादी के संदेशवाहक कतई भी यानी बिल्कुल भी नहीं थे। ये किसके द्वारा कहा गया? ये वीपी वर्मा के द्वारा कहा गया। क्रिटिसाइज में दोस्त आपको ये पॉइंट डालना है, राजा राम मोहन राय की क्रिटिसाइज जब करोगे उसमें। राजनीतिक दोस्त देखो, फिर भी अगर आप इन पॉइंटों के द्वारा अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने कभी भी डायरेक्टली ये नहीं बोला अंग्रेजों को कि भारत को आज़ाद कर दो, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अधिकारों की मांग करी, भारतीय समाज के अंदर सुधारों की मांग करी, इन अधिकारों की वजह से लोगों के अंदर पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड हुई। लोगों ने अपने अधिकारों को समझा और खुद दोस्त सभी लोगों ने मिलकर कानून के शासन का समर्थन किया। तो उसका समर्थन राजा राम मोहन राय ने भी किया। और उसके बाद जब निष्पक्ष न्यायपालिका की बात हुई, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट करना है फेयर एंड जुडिशरी सिस्टम, तो ये भी खड़े हुए। अगर दोस्त आपको एक घटना बताऊं मैं, तो न्याय व्यवस्था भारत के अंदर होनी चाहिए, यानी कि जुडिशियल सिस्टम भारत में होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए भारत की दोस्त राजस्व एवं न्याय की व्यवस्था। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, राजा राम मोहन ने एक बुक लिखी। क्या नाम है उस बुक का? भारत की राजस्व, इंडियन टैक्स एंड जुडिशियल सिस्टम। इन्होंने एक बुक लिखी। इस बुक के अंदर इन्होंने ये बताया कि भारत के अंदर एक जूरी प्रणाली होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यानी जो कानून के ज्ञाता हैं, जो कानून के नॉलेज रखने वाले हैं, वही मिलके जब भी कोई भी घटना आती है, कोई भी इंसिडेंट होता है या कोई आपराधिक मामला आता है, तो इमीडिएटली उसको सोल्व कर सके, होना चाहिए ये। बट आगे चल के दोस्तों हुआ क्या? अंग्रेजों ने 1827 के अंदर जूरी अधिनियम पारित किया, जूरी अधिनियम पास किया, ठीक है, जूरी बिल पास किया। और उसमें जो ये बिल पास किया गया, इंडिया के अंदर धर्म पे आधारित जुडिशियल सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। भारत में जो न्यायपालिका होगी, यानी जो जुडिशियल सिस्टम होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, वो धर्म रिलीजन पे बेस्ड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी जुडिशरी के अंदर कोई ऐसा मामला आता है जो अपराधी एक ईसाई धर्म का है, एक क्रिश्चियनिटी है वो, और उसने कोई अपराध कर दिया है, तो उसका मामला कोई हिंदू या मुसलमान जज नहीं सुन सकता। उसका मामला, एक क्रिश्चियनिटी का मामला एक क्रिश्चियन जज ही सुनेगा। इसलिए दोस्त राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। ये तो सरासर गलत है। चाहे एक इंसान कोई सा भी अपराध करे, उस इंसान को देखकर एक इंसान उसके अपराध के अकॉर्डिंग उसको सजा दे। धर्म देख के कौन करता है भाई? इसलिए राजा राम मोहन ने इसका दोस्त विरोध किया। बट ब्रिटिश प्रशासन के अकॉर्डिंग भारत के अंदर सुधार चाहते थे। एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के दोस्तों जो विचार देखिए हम कि इन्होंने समाज सुधार के अंदर अपने कौन कौन से विचार दिए हैं, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। बट मैंने आपको अलग से पॉइंट्स बना के दे दिया है कौन कौन से विचार है समाज सुधार के रूप में। सबसे पहला है मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर मात्र एक होता है। अलग अलग धर्म के अंदर देखा जाए, जिनमें दोस्त सबसे पहले हिंदू धर्म, जहाँ पे एक नहीं अनेकों दोस्त करोड़ों मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो इन्होंने दोस्त इस चीज़ का विरोध किया कि इतने मूर्तियों की पूजा ना करके इंसान अंधविश्वास में विश्वास ना करे। परमात्मा सिर्फ एक है और वो है दोस्त कर्म। इंसान कर्म पे बल दे, ठीक है दोस्त। ये कहते नहीं है कि इंसान का इंसानियत से जुड़ाव होना चाहिए। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा का यानी कि एवोल्यूशन ऑफ सती प्रैक्टिस, सती प्रथा का दोस्तों इन्होंने विरोध किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, मैंने आपको बताया ना कि अंग्रेज के बहुत अच्छे दोस्त थे ये, तो विलियम बेंटिंग भी दोस्तों बहुत अच्छा दोस्त था इनका, राजा राम मोहन राय का। ये विलियम बेंटिंग इस टाइम की गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो 1829 में इसके द्वारा मिलके राजा राम मोहन ने इंडिया के अंदर ये जो कुप्रथा चल रही थी ना, सती प्रैक्टिस, सती प्रथा, इसको बैन करवा दिया और ये इलीगल हो गया। और दोस्त भारत के अंदर जब से 1829 से ये बंद हो गया। ऐसे ही कई सारे सुधार इन्होंने भारत के अंदर
करके दिखाए। जातीय प्रथा और सामाजिक असमानता का दोस्तों इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि ये जो कास्टिज्म है ये बिल्कुल ख़राब है और जिस तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कास्ट के बेस पे, ये सरासर गलत है। महिलाओं के अधिकार की इन्होंने बात करी। वुमेन्स को भी दोस्तों राइट्स मिलना चाहिए, एजुकेशन का, प्रॉपर्टी में राइट्स मिलना चाहिए, तभी दोस्तों को एक फेमिनिस्ट कहा गया। इस प्रकार दोस्तों कहा जा सकता है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो उस टाइम समाज के उन प्रथाओं के अगेंस्ट में जो खड़े हुए हैं, ये जो उस टाइम को कर ही नहीं सकता था, यानी कि समाज में इसके किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई इन प्रथाओं के अगेंस्ट में जाए, क्योंकि पूरा समाज उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। और दोस्त ये हिम्मत दिखाई राजा राम मोहन राय ने। इस कहानी के द्वारा दोस्त ये तो साफ पता चलता है कि समाज में अगर ऐसी कोई कुप्रथाएं हैं, चाहे किसी भी धर्म के अंदर हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर हो, दोस्त बिल्कुल ही बिना किसी प्रेशर के खड़ा होना चाहिए और खुल के आवाज़ उठानी चाहिए। और लिबर्टी, इक्वलिटी और जो डेमोक्रेसी जो है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है हमारे कंट्री की, और ये ज़रूरी है हर समाज के लिए। आई होप दोस्त आपको टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस वीडियो की स्लाइड्स और इस टॉपिक की जो नोट्स हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, दोस्त पूरा भयंकर नोट्स बना रखा है, जाइए उसको ले लीजिए, मार्केट में भी आ चुका है। और इस वीडियो को सब जगह शेयर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी है, समझ में आया, मज़ा आया दोस्त? तो मुन्ना भाई कह रहा है आपको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्त मैं घर के अंदर अपनी स्टूडियो में बैठकर ऐसे वीडियोस बनाकर भारत के अंदर एजुकेशन सेक्टर में क्रांति लाना चाहता हूँ। क्या सपोर्ट करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके। चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।